दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे विषय पर आते हैं। जरा कल्पना कीजिए, नीदरलैंड में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कूटनीतिक बैठक चल रही है। दुनिया भर के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो रही है और तभी अचानक 1000 साल पुराना रहस्य सुलझ जाता है। सच में, आज हम इतिहास के पन्नों से निकली एक ऐसी ही प्राचीन हार्ड ड्राइव को अनलॉक करने वाले हैं जिसने भारत के गौरवशाली अतीत को एक बार फिर से दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये कहानी सिर्फ कुछ पुरानी चीजों की नहीं है, बल्कि उस समय की है जब भारत असल में एक सुपर पावर हुआ करता था। नंबर 24। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संख्या इतनी खास क्यों है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री जब अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान नीदरलैंड गए थे तो वहां एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना हुई। नीदरलैंड के राजा रानी ने भारत को 24 प्राचीन तांबे की प्लेटें लौटाईं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी प्लेटें शामिल हैं। और यकीन मानिए, ये महज कोई तांबे के टुकड़े नहीं हैं। ये हमारे इतिहास के एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य के साक्षात और लिखित प्रमाण हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। दक्षिण भारत के तटों से जुड़ी ये 1000 साल पुरानी कलाकृतियां आखिर यूरोप की एक यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंच गई? मतलब, सोचने वाली बात है। एक प्राचीन साम्राज्य के इतने अहम राज समेटे हुए ये प्लेटें 7 समंदर पार आखिर कर क्या रही थी? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो चलिए, नागपट्टिनम से लीडन तक के इस सफर पर नजर डालते हैं। ये सफर सिर्फ 2 शहरों के बीच का नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत और औपनिवेशिक यूरोप के बीच का एक ऐसा पुल है जो हमें बताता है कि इतिहास कैसे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है। ये सफर बड़ा ही दिलचस्प है। इन प्लेटों की कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के अनईमंगलम से। फिर एंट्री होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। जब वो व्यापार करने और राज करने के इरादे से भारत आए तो उन्होंने कोरोमंडल तट के नागपट्टिनम पर कब्जा किया और उसी दौरान वो इन बेशकीमती प्लेटों को अपने साथ नीदरलैंड ले गए। वहां इन्हें लीडन यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रख दिया गया। बस इसीलिए इन्हें लीडन प्लेट्स या अनईमंगलम कॉपर प्लेट्स कहा जाता है। और अब खैर, काफी कूटनीतिक प्रयासों के बाद ये आखिरकार अपने घर यानी भारत वापस आ गई हैं। अब आते हैं सबसे अहम बात पर। आखिर इन तांबे की प्लेटों में ऐसा क्या लिखा है जो ये इतनी खास है? देखिए, ये मुख्य रूप से तमिल और संस्कृत में लिखी गई हैं। उस जमाने में कागज का इस्तेमाल ऐसे जरूरी दस्तावेजों के लिए नहीं होता था। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो सदियों तक टिके। तो ये प्लेटें असल में उस दौर की हार्ड ड्राइव थीं। इन पर एकदम बारीकी से उकेरा गया है कि राजा का शासन कैसे चलता है, प्रशासनिक नियम क्या हैं, राज्य की सीमाएं, धार्मिक नियम, यहां तक कि टैक्स में छूट के डिटेल्स भी। ये सब इसलिए ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि उनका सिस्टम कैसे काम करता था। और ये हार्ड ड्राइव जिस साम्राज्य का डेटा सेव किए हुए है वो है 1200 वर्षों तक सत्ता में रहा अजेय चोल राजवंश। चोल साम्राज्य सिर्फ भारत के इतिहास का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो करीब 1200 साल पहले विजयालय ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन इसका असली गोल्डन पीरियड या स्वर्णिम काल आया 985 से 1014 ईस्वी के बीच, जब राजराज प्रथम गद्दी पर बैठे, जिन्हें अक्सर राजाओं का राजा कहा जाता है। और फिर उनके उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम ने तो सच कहूं तो साम्राज्य को उस हद तक फैला दिया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। 11वीं सदी का वो दौर भारत के लिए एक अभूतपूर्व विस्तार और समृद्धि का समय था। अब यहां हम एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मिथक को तोड़ने वाले हैं, चोल साम्राज्य के समुद्री वर्चस्व को लेकर। अक्सर हमें बताया गया कि प्राचीन भारतीय तो समुद्र से डरते थे, समुद्र पार करना पाप था, है ना? लेकिन चोल साम्राज्य की हकीकत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 1,50,000 सैनिक! जरा सोचिए, 1000 साल पहले जब दुनिया के कई देश ठीक से एक नाव भी नहीं बना पाते थे, तब चोल साम्राज्य के पास इतनी बड़ी, इतनी एडवांस नौसेना थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि वो तकनीकी और सैन्य रूप से कितने बड़े सुपर पावर थे। और इस विशाल नेवी का उन्होंने किया क्या? उन्होंने बेहद रणनीतिक मलक्का स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल कर लिया। आज का इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन सब पर चोल साम्राज्य का जबरदस्त दबदबा था। पूरा का पूरा व्यापार उनके इशारों पर चलता था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, वहां के राजाओं को भगवान की तरह पूजने की जो प्रथा है ना, वो भी चोल संस्कृति से ही वहां तक पहुंची। उनके कल्चर और व्यापार के निशान आज भी उन आसियान देशों में साफ देखे जा सकते हैं। तो समुद्र पर तो उनका राज था ही, लेकिन जमीन पर भी उन्होंने साम्राज्य के ऐसे पत्थरों के स्मारक बनाए जो आज भी हमें अचंभित कर देते हैं। चलिए बात करते हैं वास्तुकला के इन अद्भुत अजूबों की।
चोल वास्तुकला की बात हो और बृहदीश्वर मंदिर का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 11वीं सदी का ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट राजराज प्रथम ने बनवाया था। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि द्रविड़ आर्किटेक्चर का 1000 साल पुराना चमत्कार है। इसकी विशाल नक्काशी, एक ही पत्थर से तराशी गई नंदी की मूर्ति और वहीं पर मौजूद कांसे की नटराज मूर्ति, सब कुछ बेजोड़ है। राजाओं का मकसद ही यही था कि उनकी विरासत और पहचान को आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य पता है क्या है? 80 टन। जी हां, इस मंदिर के एकदम शिखर पे जो पत्थर रखा है ना, उसका वजन 80 टन है। अब जरा दिमाग लगाइए, 1000 साल पहले जब ना कोई क्रेन थी, ना आज जैसी आधुनिक मशीनें, तो इतना भारी पत्थर उतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया? आज के टॉप इंजीनियर्स भी ये सोचकर दंग रह जाते हैं। यह सच में चोल राजवंश की शानदार इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। खैर, 11वीं सदी से निकलकर जरा आज की दुनिया में वापस आते हैं। शक्ति, गर्व और राजनीति की आधुनिक प्रतिध्वनि। ये 1000 साल पुराना इतिहास आज हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है? ये तुलना मुझे बहुत ही सटीक लगती है। आज अगर हम पूछे कि अमेरिका सुपर पावर क्यों है, अपनी पावरफुल नेवी की वजह से। चीन दुनिया में अपना दबदबा कैसे बढ़ा रहा है? अपनी समुद्री ताकतों के दम पर। मतलब आज की 21वीं सदी की सुपर पावर्स जो समुद्री रास्तों पर कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो यही काम 11वीं सदी में चोल साम्राज्य कर रहा था। दुनिया पर राज करने के जो बेसिक रूल्स हैं ना, वो इन 1000 सालों में बिल्कुल नहीं बदले हैं। ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल कल भी असली ताकत थी और आज भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चोल विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है, ये आज भी हमारे बीच पूरी तरीके से जिंदा है। अभी हाल ही में हमारे नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल को ही ले लीजिए, जो असल में चोल राजवंश के राजदंड का ही प्रतीक है। या फिर पॉप कल्चर में देखें तो पोन्नियन सेल्वन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने इस साम्राज्य की कहानी को पर्दे पर कितने शानदार तरीके से उतारा है। ये सब कुछ हमारी उस 5000 साल पुरानी निरंतर सभ्यता की एक बहुत ही अहम कड़ी है, जो सिंधु घाटी से लेकर आज तक बिना रुके चली आ रही है। अब देखिए, जब भी कोई प्राचीन कलाकृति विदेश से वापस आती है तो उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं। यहाँ हमें 2 अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ तमिलनाडु में डीएमके का कहना है कि ये प्लेटें महत्वपूर्ण द्रविड़ इतिहास का हिस्सा हैं और इसे राज्य की धरोहर माना जाना चाहिए, और दूसरी तरफ इसे पूरे देश के राष्ट्रीय गौरव के रूप में देखा जा रहा है। एक ऐसी साझा विरासत जिस पर पूरा भारत गर्व कर सके। हम यहाँ किसी एक पक्ष की वकालत नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे महज एक कलाकृति एक ही समय में क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय गौरव दोनों का एक शक्तिशाली प्रतीक बन सकती है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। जाते जाते ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिएगा, क्या इन भूली बिसरी विरासतों और कलाकृतियों को वापस लाना इस बात को फिर से परिभाषित करता है कि हम अतीत में कौन थे और आज हम असल में कौन हैं? सच कहूं तो जब असल इतिहास सामने आता है ना, तो एक अलग ही आत्मविश्वास जगता है। इस विचार पर जरूर मनन कीजिएगा। इतिहास के इन पन्नों को पलटने की ये जो जिज्ञासा है, इसे हमेशा जिंदा रखिए। हम जल्द मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विश्लेषण के साथ।